बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, हमारा टॉपिक है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। जो मेन टॉपिक है, पहले मैं वो बता देता हूँ इस थ्योरी में हमने क्या पढ़ना है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में हमने सबसे पहले इसके कुछ बेसिक पॉइंट्स पढ़ने हैं कि ये थ्योरी किन चीज़ों पर बेस कर रही है, और उसके बाद इसकी असम्पशन है हमारे पास। ऑनवर्ड इसकी एप्लीकेशंस हैं और कुछ ज्योमेट्रीज़ हैं, वो हमने डिस्कस करनी है जो कि रिलेट करती हैं कम्प्लेक्सेस के साथ। उसके बाद फाइनल हमारे पास लिमिटेशंस हैं, यानी कि ये एक ओवरव्यू है जो कि हमने अभी डिस्कस करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेलकम करते हैं आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल कैम आज़म में। इट्स मोहम्मद आज़म जावेद। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन है जी। एल पॉलिंग और जे एल स्लेटर ने 1935 में ये थ्योरी प्रपोज की। इस थ्योरी के मुताबिक क्या था कि उन्होंने जे एल स्लेटर और एल पॉलिंग ने जो थ्योरी दी, इस थ्योरी के मुताबिक ये जो थ्योरी है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जो चार हमारे पास बेसिक चीज़ें हैं जिनको इसने आप कह सकते हैं डायग्नोज किया, जो कि कम्प्लेक्सेस में मौजूद हैं। इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर है सेंट्रल मेटल एटम का या आयन का ग्राउंड स्टेट में, उसको डिस्कस किया इस थ्योरी के तहत। बॉन्डिंग की टाइप जो थी वो डिस्कस की गई इस थ्योरी के तहत। थर्ड में इसमें ज्योमेट्री थी, कम्प्लेक्सेस कौन सी ज्योमेट्री जो है कम्प्लेक्स फार्मेशन के बाद ऑक्यूपाई करते हैं वो। और लास्ट वन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ थी जो इस थ्योरी के तहत डिस्कस की गई। कुछ मेजर एजम्पशन है इस थ्योरी की, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, वो देख लेते हैं। सबसे पहले एजम्पशंस क्या हैं। सेंट्रल मेटल एटम या आयन जो भी हमारे पास होगा वो ग्राउंड स्टेट में कुछ अवेलेबल नंबर ऑफ एम्प्टी ऑर्बिटल्स बनाएगा, sp d एटॉमिक ऑर्बिटल्स। वो जो ऑर्बिटल होंगे वो कितने बनाएगा, वो उतने ही बनाएगा जितना कि उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, यानी कि जितने उसके साथ आगे लिगेंड्स अटैच होंगे उतने ही वेकेंट ऑर्बिटल्स अपने पास बनाएगा ग्राउंड स्टेट में सेंट्रल मेटल एटम या आयन। तो ये जो वेकेंट ऑर्बिटल्स हमारे पास होंगे ये बाद में हाइब्रिडाइज होंगे। हाइब्रिडाइज होने के बाद हमारे पास ये सेम एनर्जी में आ जाएंगे और इक्विवेलेंट इन नंबर होंगे, और इनकी कुछ खास ज्योमेट्री हमारे पास बन जाएगी। जैसा कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो थे, जितने नंबर पहले एटॉमिक ऑर्बिटल्स के थे वैसे ही सेम नंबर होंगे हाइब्रिडाइजेशन के बाद, लेकिन कुछ चेंजेस होंगे, माइनर चेंजेस, जो कि इधर डिस्कस करती हैं। सेकंड वन हमारे पास क्या होगा, लिगेंड जो होगा उसके पास जो आके अटैच होगा सेंट्रल मेटल एटम या आयन के साथ, उसके पास सिग्मा ऑर्बिटल होगा जो कि एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिए हुए होगा साथ अपने। थर्ड पॉइंट हमारे पास है जी, वेकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल जो हमारे पास होंगे सेंट्रल मेटल आयन या एटम जो अपने पास बनाएगा हाइब्रिडाइजेशन से पहले। तो क्या होगा, जो लिगेंड होंगे वो अपने साथ लोन पेयर लिए हुए, लोन पेयर अपने साथ कैरी किए हुए होंगे। तो वेकेंट ऑर्बिटल जो होंगे हाइब्रिडाइज हो जाएंगे, ओवरलैप हो जाएंगे किसके साथ, लिगेंड के ऑर्बिटल्स के साथ हाइब्रिडाइज होकर जो उसके लिगेंड के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे वो प्लेस कर दिए जाएंगे सेंट्रल मेटल एटम या आयन के वेकेंट ऑर्बिटल में। तो ये एक तरह का बॉन्ड बन जाएगा सेंट्रल मेटल एटम आयन जो होगा इसके दरमियान और लिगेंड के दरमियान। ये बॉन्ड मेटल और लिगेंड के दरमियान जो बॉन्ड बनेगा इसे कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कहा जाएगा, और एक स्पेशल टाइप का ये कोवेलेंट बॉन्ड होगा। तो ओवरलैपिंग भी स्पेशल टाइप की हुई इसमें, तो इस लिहाज से कुछ खास किस्म की पोलैरिटी भी हमारे पास ये बॉन्ड शो करेगा। पॉलिंग ने एक और जो चीज़ थी उन्होंने मेंशन की कि पॉलिंग ने कहा मैग्नेटिक मेजरमेंट जो थी उन्होंने पॉलिंग ने फाइंड आउट की किस बेसिस पे, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बेस पे, कि कम्प्लेक्स बनने के बाद हमारे पास जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो मैग्नेटिक करैक्टर या मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज शो करेंगे। ये थी कुछ मेजर एजम्पशन इसकी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की। ये एजम्पशन किन किन कम्प्लेक्सेस पर एप्लीकेबल हैं वो भी उन्होंने बता दिए कि ऑक्टाहेड्रल कम्प्लेक्सेस हैं, टेट्राहेड्रल कम्प्लेक्सेस हैं और स्क्वायर पिरामिडल कम्प्लेक्सेस। ऐसे कम्प्लेक्सेस जिनकी ज्योमेट्री ये जो डिस्कस किए गए हैं, मेंशन हैं, इनके अंडर आ रही है, ये सारे कम्प्लेक्सेस पर ये एजम्पशंस अप्लाई होंगी। एप्लीकेशन देख लेते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कम्प्लेक्सेस की। तो ये एप्लीकेशन, यही एजम्पशन जो होंगी एप्लीकेबल होंगी इन कम्प्लेक्सेस पर, तो उन्हें ही एप्लीकेशन कहेंगे हम लोग। दो एग्जाम्पल हैं जी हमारे पास ऑक्टाहेड्रल कम्प्लेक्सेस में। फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास कोबाल्ट हेक्सामीन कॉम्प्लेक्स है, सेकंड एग्जांपल कोबाल्ट हेक्साफ्लोराइड। तो दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर जो सेंट्रल मेटल एटम या आयन हमारे पास कोबाल्ट है सेम है, तो लिगेंड जो है अटैच हो रहे हैं वो भी, उनका भी नंबर सेम है। हम देख लेते हैं इनमें क्या हो रहा है।
पॉलिंग ने क्या कहा कि जो कम्प्लेक्सेस हैं, जैसा कि ये कम्प्लेक्स हमारे पास ऑक्टाहेड्रल कम्प्लेक्स है, कोबाल्ट हेक्सामीन, इन कम्प्लेक्सेस को पॉलिंग ने कोवेलेंट कम्प्लेक्सेस कहा। तो पॉलिंग के मुताबिक लिगेंड और मेटल के दरमियान जो बॉन्ड बनता है ऐसे कम्प्लेक्सेस के लिए वो बेसिकली कोवेलेंट होता है। तो उन्होंने पॉलिंग ने मज़ीद क्या कहा कि कोवेलेंट कम्प्लेक्सेस जो हैं उनमें जो 3D ऑर्बिटल्स होता है मेटल एटम या आयन का, इस केस में हमारे पास कोबाल्ट है, इसकी ये बात कर रहा है कि 3D ऑर्बिटल जो होगा इसके पास वो पेयर हो जाएगा और खाली जो होंगे अपने पास ऑर्बिटल बना देगा, उनमें इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होगी और खाली ऑर्बिटल जो होंगे वो छोड़ दिए जाएंगे ताकि लिगेंड के जो है लोन पेयर आके उसमें प्लेस कर दिए जाएं। तो इस बेसिस पर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बेसिस पर क्या हुआ कि इस कम्प्लेक्स को एक्सप्लेन किया 2-3 तरह से। सिंपली जो हमारे पास एक्सप्लेनेशन उसको देख लेते हैं कि कोबाल्ट जो है +2 आयन की इस फॉर्म में कह रहा है, इधर है, लेकिन आई थिंक +3 आएगा यहाँ पर, ये मिस्टेक है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर हम देख लें कोबाल्ट +3 आयन की फ्री स्टेट में हमारे पास क्या आएगी, आप देख सकते हैं नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमारे पास 4 हैं, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 हैं। तो ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये पेयर्ड होके यहाँ पर हमारे पास खाली d ऑर्बिटल को भी खाली कर देंगे। हाइब्रिडाइजेशन होगी हमारे पास, हाइब्रिडाइज होके पेयर अप हो जाएंगे और पेयर अप होके हमारे पास, सॉरी हाइब्रिडाइजेशन से पहले ये पेयर अप होंगे, पेयर अप होके हमारे पास वेकेंट ऑर्बिटल दे देंगे जो कि 3D ऑर्बिटल के 2 डीजनरेट ऑर्बिटल जो होंगे डबली डीजनरेट वो खाली हो गए हमारे पास। तो इसके बाद होगी हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन। जब हाइब्रिडाइजेशन होगी तो हमारे पास क्या होगा कि जो ऑर्बिटल इसने डी के, यानी कि हमारे पास डबली डीजनरेट ऑर्बिटल था जो डी का ईजी सेट, उसको वेकेट किया था, वहाँ पर आके 2 जो थे पेयर लोन पेयर लिगेंड के उधर प्लेस कर दिए गए और बाकी जो रिमेनिंग लोन पेयर थे वो रिमेनिंग वेकेंट ऑर्बिटल्स में प्लेस कर दिए गए। तो इस तरह से कुछ कम्प्लेक्स फार्मेशन हुई इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल कम्प्लेक्स बिलोंग टू एग्जाम्पल ऑफ कोबाल्ट हेक्सामीन। तो इसमें कुछ सिंपल तरह की ये हाइब्रिडाइजेशन हुई है, हमारे पास कम्प्लेक्स बन गया। चूंकि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कोई नहीं है तो इस बेस पर हम इसे कह सकते हैं कि ये एक डायमैग्नेटिक है। अगर इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते तो ये पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करने जा रहा था। यहाँ हमने एक और बात ये भी देखी कि जो हाइब्रिडाइजेशन में ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं उनमें एक 3D है, एक 4s है और एक 4p, यानी कि लोअर 3D ऑर्बिटल हमारे पास यूज़ हो रहा है। तो इसलिए हम इसे इनर ऑर्बिटल कम्प्लेक्स कहेंगे, जो कि यहाँ पर मैंने मेंशन भी कर दिया है। आप देखें इसके बाद हमारे पास आउटर ऑर्बिटल कम्प्लेक्स आते हैं, यानी कि यहाँ पर हमने अगर 3D ऑर्बिटल यूज़ किया, अगर यहाँ हम 4D ऑर्बिटल हमारे पास यूज़ हो रहा होता तो ये आउटर ऑर्बिटल कम्प्लेक्स आना था। सिंपली आउटर ऑर्बिटल कम्प्लेक्स की अगर हम बात करें तो ऐसे कम्प्लेक्सेस जिनमें d ऑर्बिटल या फाइनल जो हमारे पास ऑर्बिटल है वो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल यूज़ हो रहा हो, जैसे कि यहाँ पर अगर बात की जाए sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन हो रही है, यानी कि d हमारे पास आउटर ऑर्बिटल है, उसकी एग्जांपल हमारे पास ये दी गई है। तो एक और इसमें कम्प्लेक्सिटी जो पेश आई वो ये कि ये देखा गया बाद में कि कम्प्लेक्स बनने के बाद नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो कम्प्लेक्स बनने से पहले मेटल एटम या आयन, जो सेंट्रल मेटल एटम या आयन हमारे पास है उससे कम हो रहे हैं। यानी कि जो सेंट्रल मेटल एटम या आयन हमारे पास कम्प्लेक्स फार्मेशन में हम यूज़ करते हैं उसके पास जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कम्प्लेक्स फार्मेशन के बाद ख़त्म हो जाते हैं या बिल्कुल ही कम हो जाते हैं। ऐसा क्यों हुआ, इस बात को कुछ एक्सपेरिमेंटल या कुछ मैथमेटिकल बेसिस पर एक्सप्लेन किया गया कि स्पिन मैग्नेटिक फार्मूला यूज़ किया गया। उसके तहत देखा गया कि जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है कम्प्लेक्स बनने के बाद हमारे पास कम्प्लेक्स की, तो वो कम है, जबकि सेंट्रल मेटल एटम या आयन की फार्मेशन से, कम्प्लेक्स फार्मेशन से पहले जो वैल्यू देखेगी वो ज़्यादा है। इस बेस पर हम कह सकते हैं कि जो N1 है हमारे पास, यानी कि कम्प्लेक्स फार्मेशन से पहले सेंट्रल मेटल एटम या आयन है हमारे पास, उसके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं, जबकि कम्प्लेक्स फार्मेशन के बाद सेंट्रल मेटल एटम या आयन के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। तो एक सेकंड एग्जांपल है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, ये भी कोबाल्ट है, सेम उसी तरह का कम्प्लेक्स है लेकिन इसमें कुछ चेंजेस हैं वो डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें भी सेम केस है, आप देख सकते हैं एक जो है पेयर इलेक्ट्रॉन का पड़ा है, बाकी अनपेयर्ड पड़े हैं, लेकिन
हमने पिछले इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स में देखा कि ये वाले जो थे ये पेयर अप होके 3D ऑर्बिटल का एक सेट हमें जो डबली डीजनरेट ईजी सेट था वो हमें खाली बना के दे रहे थे कि ताकि हम लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है लिगेंड के वो प्लेस कर सकें। लेकिन इस केस में कुछ डिफरेंस हमें देखने को मिलेगा। वो डिफरेंस किस सूरत में होगा कि जब एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ भी इस कम्प्लेक्स की निकाली गई तो देखा गया कम्प्लेक्स फॉर्मेशन के बाद भी इस कम्प्लेक्स के पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं काफ़ी सारे रहते हैं। तो उस बेसिस पर फिर इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिटल यूज़ किया गया कम्प्लेक्स फॉर्मेशन में। आप देखें फिजिकल मेजरमेंट ने कह रहा है शो किया कि पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर है कोबाल्ट हेक्साफ्लोराइड कम्प्लेक्स का। तो इस बिहेवियर को डिस्कस करने के लिए दो सजेशंस थी, दोनों केमिस्ट ने हमें दी। पॉलिंग ने अपनी सजेशन दी, जबकि दूसरी सजेशन जो थी वो हगिन कह लें या ह्यूजन ने दूसरी सजेशन दी। ह्यूजन के मुताबिक ये आउटर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल कम्प्लेक्स है, जबकि पॉलिंग ने कुछ और तरह से कहा। हम देख लेते हैं दोनों क्या क्या हैं। पॉलिंग ने कहा, सजेशन दी कि जो ये कम्प्लेक्स है जो हम अभी बना के देखा है हमने, इसमें मेटल और लिगेंड के दरमियान जो बॉन्ड है वो बेसिकली कोवेलेंट नहीं जबकि आयनिक है, और ये जैसा कि इनर ऑर्बिटल कम्प्लेक्स में होता है। तो इसलिए वो कह रहा है कि कोई ज़रूरत नहीं है कि हम इलेक्ट्रॉन को पेयर अप करें। तो चूंकि इसकी ज़रूरत नहीं है और ये इनर ऑर्बिटल कम्प्लेक्स की तरह का केस भी नहीं है, तो वो कह रहा है इसलिए हम क्या करेंगे कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एज सच रहने देंगे, जैसा कि हमने पिछले कम्प्लेक्स में देखा। तो इसलिए पॉलिंग के मुताबिक जो था डी ऑर्बिटल जो था उसे लोअर डी ऑर्बिटल उसे एज सच ही रहने दिया जाएगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं की जाएगी। तो अगेन पॉलिंग के मुताबिक जब इलेक्ट्रोनेगेटिव लिगेंड हमारे पास आता है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्डिंग हो जाती है, जो कि जिसके तहत हम लोअर डी ऑर्बिटल को जो है डिस्टर्ब नहीं कर पाते। तो पॉलिंग ने यूज़ की आयनिक टर्म ऐसे कम्प्लेक्सेस के लिए, यानी कि पैरामैग्नेटिक कम्प्लेक्सेस के लिए, जो कि बाद में जो थी इग्नोर कर दी गई, तर्क कर दी गई। तो फिर क्या हुआ है, बाद में ये देखा गया कि कुछ और भी कम्प्लेक्सेस हैं जिनका पैरामैग्नेटिक बिहेवियर है और इसी कम्प्लेक्स की तरह की प्रॉपर्टीज शो कर रहे हैं। तो लिहाजा इन कम्प्लेक्सेस या इन कंपाउंड को एक और तरह की क्लास में कैटेगराइज करके टिपिकल कंपाउंड में दे दिया गया कि ये कुछ ख़ास किस्म की क्लासेस हैं कम्प्लेक्सेस की, जो कि अलहदा से बिहेवियर शो करती हैं। जबकि जो हमारे पास ह्यूजन ने सजेशन दी, ह्यूजन ने कहा कि ये कम्प्लेक्सेस जो हैं ये आउटर ऑर्बिटल कम्प्लेक्सेस हैं। इन कम्प्लेक्सेस का पैरामैग्नेटिक बिहेवियर जो है वो मेंटेन रखने के लिए हमें 3D ऑर्बिटल को नहीं छेड़ना चाहिए, उसके साथ किसी किस्म का कोई भी पंगा नहीं लेना चाहिए। यानी कि इनर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल कम्प्लेक्सेस जो है उनमें हम 3D ऑर्बिटल अगर यूज़ करते थे तो यहाँ हम 4D ऑर्बिटल यूज़ करेंगे अपनी हाइब्रिडाइजेशन में। तो इसलिए 3D के ऑर्बिटल जो होंगे वो उनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऐसा वैसे ही रहेंगे, जैसा कि ये आप देख सकते हैं। जो भी हमारे पास लिगेंड के इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं वो जाके आउटर ऑर्बिटल्स में प्लेस किए जा रहे हैं, जिनमें 4D आउटर ऑर्बिटल इन्वॉल्व है। ऐसे कम्प्लेक्सेस को ह्यूजन या हगिन ने क्या कहा, आउटर ऑर्बिटल कम्प्लेक्सेस कहा, जिनमें D है हमारे पास आउटर ऑर्बिटल इस्तेमाल हो रहा है। तो अब तक जो था वो क्या हुआ कि एक कॉमन सी रूटीन बन गई कि ऐसे कम्प्लेक्सेस जो कि आउटर ऑर्बिटल कम्प्लेक्सेस हैं उनको आयनिक कम्प्लेक्सेस कहा जाने लगा, जबकि जो इनर ऑर्बिटल कम्प्लेक्सेस थे उन्हें कोवेलेंट कम्प्लेक्सेस कहा जाने लगा। तो ये हमारे पास दो क्लासेस आ गई, इनर ऑर्बिटल या कोवेलेंट कम्प्लेक्सेस, आउटर ऑर्बिटल या आयनिक कम्प्लेक्सेस। तो इन दोनों क्लासेस के लिए कुछ और केमिस्ट थे, उन्होंने अपनी टर्मिनोलॉजीज़ जो है वो एड अप करवाई। इनमें सबसे पहले नायोम है हमारे पास, उन्होंने कहा स्पिन फ्री स्पिन पेयर्ड कम्प्लेक्सेस हैं ये। उसके बाद हमारे पास ऑगल हैं, उन्होंने कहा हाई स्पिन और लो स्पिन कम्प्लेक्सेस हैं। लास्ट पे पॉलिंग जो थे उन्होंने कहा हाइपोलाइगेटेड और हाइपरलाइगेटेड कम्प्लेक्सेस हैं ये आम तौर पर ये देखा गया कि जो आउटर ऑर्बिटल कम्प्लेक्सेस हैं जिनके पास इलेक्ट्रोनेगेटिव लिगेंड हैं जैसा कि ऑक्सीजन और फ्लोरीन, वो आउटर ऑर्बिटल कम्प्लेक्सेस में ही आते हैं। यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिव लिगेंड जब आ जाए तो वो आउटर जो है कम्प्लेक्सेस आउटर ऑर्बिटल कम्प्लेक्सेस में शुमार किया जाएगा। जबकि जो लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले लिगेंड हैं उनमें जैसा कि फास्फोरस आर्सेनिक वगैरह यूज़ हो रहे हैं, तो वो इनर ऑर्बिटल कम्प्लेक्सेस होंगे हमारे पास। इसके बाद हमारे पास है टेट्राहेड्रल कम्प्लेक्स।
टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में हमारे पास एग्जांपल है मैंगनीज की। मैंगनीज टेट्राक्लोराइड जो है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में यूज़ किया। तो इसमें आप देख सकते हैं नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है सेंट्रल मेटल एटम या आयन के अनपेयर्ड पड़े हुए हैं, ये इन्होंने ऐसा रहने दिए। इसमें आउटर ऑर्बिटल्स यूज़ किए। इसकी बेसिक वजह यही थी कि जो मैग्नेटिक मेजरमेंट्स की गई बाद में मैग्नेटिक मूवमेंट की या डाइपोल मूवमेंट की, तो ये देखा गया कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, यानी कि ये कम्प्लेक्स फार्मेशन के बाद भी ये वाला कम्प्लेक्स हमारे पास क्या दे रहा है, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो कर रहा है। तो इस बेस पर इसके भी इलेक्ट्रॉन को ऐसा वैसे का वैसे ही रहने दिया गया। ऑनवर्ड हमारे पास स्क्वायर प्लेनर कम्प्लेक्सेस हैं। इनमें हमारे पास दो एग्जांपल हैं, निकल साइनाइड की और कॉपर टेट्रामीन कम्प्लेक्स है हमारे पास। इन्हें देख लें। सबसे पहले निकल टेट्रा साइनाइड कम्प्लेक्स है हमारे पास। इस पे 4 साइनाइड हैं और एक सेंट्रल मेटल एटम या आयन हमारे पास निकल है। इसकी अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें वैलेंस शेल की, तो हमारे पास क्या आता है, 3d ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहा है, एक 4s और एक 4p। 3d में 8 इलेक्ट्रॉन हैं। आप देख सकते हैं 3 इलेक्ट्रॉन के यहाँ हमारे पास पेयर मौजूद हैं और 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड एज वैसे ही पड़े हुए हैं, जो कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है हमारे पास। तो कोऑर्डिनेशन नंबर जो है निकल का, जैसा कि 4 लिगेंड आके अटैच हैं, तो ये 4 होगा कोऑर्डिनेशन नंबर। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी मौजूद हैं। इसमें क्या होगा, ये वाले इलेक्ट्रॉन पेयर अप हो जाएंगे, क्योंकि इसका मैग्नेटिक मूवमेंट जो होगा वो बाद में देखा गया एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट के बाद के ज़ीरो है कम्प्लेक्स फार्मेशन के बाद, जबकि कम्प्लेक्स फार्मेशन से पहले अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से ये मैग्नेटिक मूवमेंट शो कर रहा था। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पैरामैग्नेटिक बिहेवियर की तरफ जा रहे थे। लेकिन कम्प्लेक्स फार्मेशन के बाद हमारे पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बिल्कुल ज़ीरो हो गए और ये कम्प्लेक्स भी डायमैग्नेटिक कहलाया। और जो भी लिगेंड के लोन पेयर थे इलेक्ट्रॉन के, वो जाके आउटर ऑर्बिटल में प्लेस कर दिए गए। तो ये थी कुछ इसकी एक्सप्लेनेशन। इसके बाद हमारे पास है कॉपर, एक और कम्प्लेक्स है कॉपर अमीन के साथ है ये। तो इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन हमारे पास अनपेयर पड़ा हुआ, बाकी सारे पेयर्ड हैं। तो ये इसे चाहिए कि यहाँ पर ये पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो कराए। लेकिन इसमें भी कुछ कम्प्लेक्सिटी आ गई कि ये एक इलेक्ट्रॉन है, इसको प्लेस करने का इशू आता रहा हमारे पास। इसकी अगर कन्फिग्रेशन की बात करें, जो है हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम या आयन की ग्राउंड स्टेट में ये कन्फिग्रेशन आ गई आउटर ऑर्बिटल की, यानी कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन ये है इसकी। तो जब ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स बनेगा तो ये एक इलेक्ट्रॉन जो है इसका इशू रह जाएगा, जो कि हम डिस्कस करने जा रहे हैं अभी। क्या कहा गया कि जो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन होगी, लिगेंड के इलेक्ट्रॉन प्लेस किए जाएंगे, वो आउटर ऑर्बिटल 4s और 4p में प्लेस किए जाएंगे। ये इसकी पहली डिडक्शन थी, यानी कि पहला इसका स्केच तैयार किया गया कि कुछ इस तरह से इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गई। लेकिन कुछ और भी सजेशन इसमें शामिल की गई जिनमें हाइब्रिडाइजेशन चेंज करके शो करवाई गई, और भी कुछ सीन थे जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। दूसरे तरीके के मुताबिक ये था कि जो एक इलेक्ट्रॉन का हमारे पास इशू आ रहा था, वो इलेक्ट्रॉन जो है फाइनल 4p के एक z ऑर्बिटल में प्लेस कर दिया जाए, ताकि शुरू वाली जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है उसमें जो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का रूल जो है वो मेंटेन रहे। अच्छा, ऑनवर्ड अगर हम देखें तो हमारे पास एक और सजेशन दी गई कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एक 5s एक्सटेंशन ऐड की जाए, 5s में प्लेस किया जाए, जबकि 4pz का एक ऑर्बिटल आप देख सकते हैं खाली छोड़ा जाए। ये कुछ सजेशन थी। इनके बाद हमारे पास क्या हुआ कि कुछ फाइनल प्रूव नहीं आ रहे थे कि कौन सी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वेल अप्रूव्ड है, वैलिड है, ओके है। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में भी ये बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं हो सकी कंडीशन। dsp2 में भी कुछ मसाइल रहे। तो क्या किया गया, मैग्नेटिक करैक्टर जो था वो यूज़ नहीं हो सकता इस कम्प्लेक्स की ज्योमेट्री को प्रेडिक्ट करने के लिए। तो फिज़िकल मेजरमेंट जो थी उनके मुताबिक इस कम्प्लेक्स की कोई ज्योमेट्री नहीं बन रही, जो कि ऊपर दिए गए डिस्कशन की गई। तो क्या था, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री अगर हम सपोज करें इस कम्प्लेक्स की, तो हमारे पास 4pz और 5s इलेक्ट्रॉन जो हैं वो डिफरेंट कन्फिग्रेशन में आते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जब इस ज्योमेट्री के तहत बनाई गई तो जो 4pz और 5s जो थे वो लॉस हो गए, यानी कि उनका कोई शुमार ही नहीं है स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में या स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री में। तो इसके बाद हमारे पास अगर हम इसे किसी और ज्योमेट्री में प्लेस करना चाहें तो कुछ ऑक्सीडाइजेशन का इशू आ गया कि ये रिड्यूस या ऑक्सीडाइज होके +2 से +3 में चला गया, जो कि एक्चुअल में पॉसिबल नहीं है।
ये जो डिफ़िकल्टीज थी सारी इस कॉम्प्लेक्स की हमारे पास आई, इनको जो है सॉल्व आउट किया गया। फाइनल जो ऑनवर्ड हमारे पास थ्योरीज हैं, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है, वो इस साइन पर एप्लीकेबल हुई और उनके तहत इसके स्ट्रक्चर को जो है वो स्ट्रक्चर और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को फाइनली सॉल्व आउट किया गया। उन थ्योरी के मुताबिक हमारे पास जैसा कि थ्योरी है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, उसमें कुछ एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल का कॉम्प्लेक्स है, तो ये कह रहे हैं उनमें इलेक्ट्रॉन प्लेस किए गए। वो भी हम ऑनवर्ड चल के देखेंगे। मे बी आई विल अपलोड लेक्चर अपॉन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। अच्छा, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न व्यू हमारे पास क्या था कि इस साइन की जो ज्योमेट्री है डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है, और इस ज्योमेट्री के तहत जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो भी ऊपर दी गई है। तो हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स आती हैं इसमें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। इसमें टाइप्स ऑफ हाइब्रिडेशन और ज्योमेट्री के तहत हमारे पास कुछ एग्जांपल हैं कॉम्प्लेक्सेस की, वो जो ज्योमेट्री में लिटरेचर में गिवन है वो मैंने प्लेस कर दी यहाँ, आप देख सकते हैं। sp3 हाइब्रिडाइजेशन के तहत लीनियर ज्योमेट्री है और 2 कॉम्प्लेक्सेस ये एज एन एग्जांपल पुट कर दिए गए। sp2 हाइब्रिडाइजेशन के बाद ये हमारे पास आ गया। ये सारा डाटा आप 1 बाय 1 देख सकते हैं, इनको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, एक्सप्लेनेशन पीछे वाइडली हो चुकी है, आप देख लें ज़रा। फाइनल में हमारे पास आती हैं लिमिटेशंस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस की। ऑल्दो इस थ्योरी ने हमारे काफ़ी सारे प्रॉब्लम सॉल्व किए, जैसा कि मैग्नेटिक मेजरमेंट इसके तहत हमने कर ली अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बेसिस पर, अनपेयर्ड और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बेसिस पर हमने ज्योमेट्री फाइंड आउट कर ली काफ़ी सारे कॉम्प्लेक्सेस की विद फ्यू एक्सेप्शंस। और इसमें हमने क्या किया, एक दो और था, ज्योमेट्री होगी, इसका मैग्नेटिक मेजरमेंट्स हो गई, सेंट्रल मेटल एटम या आयन का स्ट्रक्चर हो गया, और टाइप ऑफ बॉन्डिंग होगी। ये जो थी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस के तहत वो चीज़ें डिस्कस की। लेकिन इसमें फिर भी कुछ जो थी लिमिटेशंस रह गई, कुछ ड्रॉबैक्स थे इस थ्योरी के, वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले था जी सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन ऑलमोस्ट ऑल कॉम्प्लेक्सेस। तमाम डिस्कशन में शायद आपने भी गौर किया हो कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हैं जिनमें D2 यानी कि आउटर और इनर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस जिनकी हाइब्रिडाइजेशन आप देख सकते हैं इनर और आउटर की। तो या टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की बात करें या स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस की बात करें, इनमें D1, D2, D3 और D9 जो हमारे पास ऑर्बिटल हैं उनमें सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं जो कि एक दूसरे से डिस्कस नहीं, एक दूसरे से जिनकी बेसिस पर हम इन कॉम्प्लेक्सेस को एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट या डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। इसी तरह आउटर ऑर्बिटल, ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस जो तमाम आइंस यानी कि D1 से लेकर D9 जितनी भी कन्फिग्रेशंस आती हैं उनमें भी सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं जिनकी बेसिस पर हम इन्हें डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। इसके बाद हमारे पास मैग्नेटिक और स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज़ हैं कुछ, यानी कि इनमें कुछ ड्रॉबैक है। एक आध होगा, ये देखा गया कि कलर और मैग्नेटिक मूवमेंट जो है ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस का वो D ऑर्बिटल की ही वजह से है, यानी कि D ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग होती है तो कोई भी कॉम्प्लेक्सेस हमारे पास कलर शो करवाता है, वो ट्रांजिशंस वगैरह होती हैं, यानी कि D ट्रांजिशंस आप छोटी क्लासेस में भी पढ़ाए होंगे। तो इसलिए इस बेसिस पर हम कह सकते हैं कि कोई ख़ास क्वांटिटेटिव कनेक्शन होना चाहिए स्पेक्ट्रा और मैग्नेटिक मूवमेंट के दरमियान, यानी ये कॉम्प्लेक्स कौन से कलर जो है वो कलर व्हील हमारे पास शो करवा रहे हैं और मैग्नेटिक मूवमेंट उनका क्या है। लेकिन इस थ्योरी के तहत हमारे पास ये जो फीचर है ये डिस्कस नहीं किया गया, जबकि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने आई थिंक इसे फुली ब्रॉड वे में डिस्कस किया। इसके बाद हमारे पास प्रेफरेंस ऑफ ज्योमेट्री है। हमने एक ये भी गौर किया कि इस ज्योमेट्री के तहत अगर हम वाइडली इस थ्योरी को जाकर पढ़ें तो पता चलता है कि इस थ्योरी ने एक दो ज्योमेट्रीज़ हैं जिन पर जोर दिया गया काफ़ी सारे कॉम्प्लेक्सेस को उसी ज्योमेट्री में फोर्सफुली पुश करना चाहा। अगर हम बात करें तो क्या हमारे पास इस लिटरेचर में गिवन के निकल, लेड और गोल्ड जो हैं इनमें 5 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्सेस हैं, और मज़ीद ये कि ये नहीं क्लियर हो रहा कि ये थ्योरी जो है ये स्केलर प्लेनर ज्योमेट्री कॉम्प्लेक्सेस की दूसरी ज्योमेट्रीज पर क्यों प्रेफर कर रही है।
जबकि हमारे पास टेट्राहेड्रल और ट्राइगोनल पिरामिडल ज्योमेट्री जो है कोऑर्डिनेशन नंबर 5 के साथ मौजूद है, लेकिन ये कोऑर्डिनेशन नंबर 5 के साथ हमें एक दो ज्योमेट्री में ही फिक्स किए जा रही है। फोर्थ वन हमारे पास लिमिटेशन है इसकी रिड्यूसिंग एजेंट कि वीबीटी ने हमें ये भी एक्सप्लेन नहीं किया कि स्केयर प्लेनर कम्प्लेक्सेस हैं जैसा कि कॉपर के हैं D9 सिस्टम के, इनमें आप एग्जांपल देख सकते हैं कॉपर अमीन कम्प्लेक्स है हमारे पास, ये रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है जैसा कि इनर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल कम्प्लेक्सेस थे D7 सिस्टम में। तो दोनों केसेस में हमारे पास क्या है, जबकि दोनों केसेस में हमारे पास इलेक्ट्रॉन की प्रमोशन जो है सेम हायर ऑर्बिटल में हो रही है। यहाँ पर सेम हायर एनर्जी लेवल आना था, सम नहीं है, सेम आएगा, सेम हायर जैसे 5s में। तो इस बेस पर जब सेम हायर एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव कर रहा है, तो फिर क्या वजह है कि ये एक तरफ तो इनर ऑर्बिटल रिड्यूसिंग एजेंट है और दूसरे भी जो आउटर ऑर्बिटल हैं या दूसरे कॉम्प्लेक्सेस हैं वो भी सेम ऑर्बिटल में जो है ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, तो उसकी वजह से वो ऑर्बिटल रिड्यूसिंग एजेंट क्यों नहीं शो करवा रहे अपने कॉम्प्लेक्सेस को। स्ट्रेस की बात करें तो हमारे पास इस थ्योरी ने सबसे ज़्यादा जोर दिया सेंट्रल मेटल आयन या एटम पर। आपने देखा कि इसने अगर नंबर ऑफ अनपेड या पेड इलेक्ट्रॉन की बात की तो वो भी सेंट्रल मेटल एटम या आयन की, अगर बात की इसने ज्योमेट्री की वो भी सेंट्रल मेटल एटम या आयन की, बाद में कम्प्लेक्स की बात की, तो आप कह सकते हैं कि इस ज्योमेट्री ने सबसे ज़्यादा जोर दिया तो सेंट्रल मेटल एटम या आयन पर। फाइनली कम्प्लेक्स के स्ट्रक्चर या शेप पर कोई ज़्यादा ख़ास बात नहीं की गई। रिएक्शन काइनेटिक की बात करें तो इस थ्योरी ने यह भी हमें कोई आइडिया नहीं दिया कि कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में किस तरह के रिएक्शन हो रहे हैं और रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है और रिएक्शन के रेट्स क्या हैं, जो कि सेंट्रल मेटल एटम और आयन के दरमियान होने के बाद हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स बनता है। ये था जी आज का वीडियो ट्यूटोरियल अबाउट वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, आपके लिए हेल्पफुल भी रहा होगा कंटेंट ये। तो अगर आपके लिए वाकई हेल्पफुल है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और अपनी सजेशंस या अपनी क्यूरीज आप कमेंट बॉक्स में पुट कर सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।